तो अभिषेक जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक युवा समाज सेवक भी रह चुके हैं। तो आपकी लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं जो है एक पद पे बैठकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ? समाज में सेवा करते हुए मुझे लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में कई ऐसे मोड़ आए, चाहे वो थाने के हों या बैंक के हों या किसी सरकारी दफ्तर के हों, जहाँ पहुँचने के बाद एक आम आदमी अपने काम नहीं करवा पाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश अगर कोई पद मेरे पास हो, मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान हो, तो मैं जनता की अच्छे से मदद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं चुनाव मैदान में आने के लिए अपना जो निर्णय लिया है। तो एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि एसआईआर का जो एक कदम बीजेपी ने उठाया है वो एक सही कदम था या वो उनका एक चुनावी प्लान? बहुत सही कदम है बीजेपी का, और यह विपक्ष के मुंह पर तमाचा भी है। तो क्या है ये लक्ष्य 2026? क्या ये एक चुनावी नारा है, कुछ ऐसा स्टंट है, या फिर कोई एक डेवलपमेंट प्लान है आपका? नमस्कार अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि युवा समाज सेवक में से एक हैं और गुसाईगंज क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच लेके चल रहे हैं। तो नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आगामी नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको और बधाई हो जी। और मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2026 के लिए, भगवान आपका उसमें पूरी तरीके से सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ठीक है। तो अभिषेक जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक युवा समाज सेवक भी रह चुके हैं। तो आपकी लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं जो है एक पद पे बैठकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और आपका सवाल है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा है जिससे मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ रही। समाज में सेवा करते हुए मुझे लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में कई ऐसे मोड़ आए, चाहे वो थाने के हों या बैंक के हों या किसी सरकारी दफ्तर के हों, जहां पहुंचने के बाद एक आम आदमी अपने काम नहीं करवा पाता है। वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश अगर कोई पद मेरे पास हो, मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान हो, तो मैं जनता की अच्छे से मदद कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं चुनाव मैदान में आने के लिए अपना जो है निर्णय लिया है। अरे बहुत ही बढ़िया बात है, आपने जनता के दुख को अपना दुख समझते हुए आप ऐसे चुनावी मैदान में उतरने का आपने संकल्प लिया। ठीक है। तो अभिषेक जी, एक सवाल मेरा मन में ये आया आपके लिए कि पहले आप चुनाव लड़ने का जो आपने संकल्प लिया है, तो किस माध्यम से या कौन से आपके पास ऐसे सोर्सेस हैं या किनका साथ आपके साथ है कि आपने सोचा कि हाँ, मैं इनके साथ से जनता की सेवा में चुनाव लड़ सकता हूँ? ये चुनाव लड़ना आम बात है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दोस्त होने चाहिए, एक उनके पास बैकअप होना चाहिए जो रात दिन धूप बरसात हर तरीके से साथ में हो। और मेरे पास मेरे ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे भाई हैं जिन पे मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है, अटूट भरोसा कह सकते हैं उन पे, और वो हर संभव मेरी मदद करेंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। बड़े भैया दोस्ती जिनके बलबूते पर मैं राजनीति में आगे आना चाह रहा हूँ। बड़े भैया, दोस्ती इसी चीज का नाम है कि दोस्त का हमेशा सहारा दिया जाए, साथ दिया जाए, हर दुख सुख में साथ दिया जाए, सही गलत में साथ दिया जाए, वही एक दोस्ती कहलाई जाती है। तो आप किसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं या फिर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैंने राजनीति की शुरुआत 2007 में की थी। बहुत छोटे स्तर से मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने 2-3 राजनीतिक पार्टियों में छोटे मोटे पद पे कार्य भी किया, परंतु वर्तमान समय में मैं अपना दल का प्रदेश सचिव हूँ युवा मंच।
और मैं चुनाव अपना दल पार्टी से ही लड़ूंगा, ये मेरा निर्णय है। और मैं पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहा हूं और मुझे आशा है कि मेरी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको टिकट मिले, चूंकि आप जैसे समाज सेवक को हमारे समाज की बहुत जरूरत है। और अच्छा, मैंने जानता हूं जैसे अपना दल बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, और बीजेपी का एक एसआईआर का बहुत बड़ा नियम है। मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं चीजें। तो एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि एसआईआर का जो एक कदम बीजेपी ने उठाया है वो एक सही कदम था, या वो उनका एक चुनावी प्लान? नहीं, बहुत सही कदम है बीजेपी का, और यह विपक्ष के मुंह पर तमाचा भी है। विपक्ष ने सदैव भारतीय जनता पार्टी पर, या हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस पर हमेशा लांछन लगाने की कोशिश की है। वोट चोरी या जैसे बैलेट वोटिंग करके, मतलब बहुत से लांछन उन्होंने लगाए हैं। तो उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर फॉर्म का जो अभियान चलाया, ये धरातल पर बिल्कुल मजबूती से सफल रहा है, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। और जैसे फायदे में आपको मैं बता सकता हूं, जो हमारे यहाँ 2003, 2004, 2005 में व्यक्ति निवास कर रहा था, वो जाके कहीं दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में निवास कर रहा है, तो यहाँ से अपना बैकअप लेके वहां पे अपना एसआईआर फॉर्म भरवा के वहां का निवासी हो सकता है। और जो यहाँ का नहीं है, वो हमारे लोकतंत्र में सेंध नहीं लगा सकता है। इससे हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकतंत्र की एक तरीके से मजबूती हो गई है। बिल्कुल मजबूती है। नहीं नहीं, बहुत सही चीज आपने मुझे बताई, क्योंकि अभी तक मैं भी थोड़ा एसआईआर फॉर्म को समझ नहीं पाया था। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे आपका इंस्टाग्राम वगैरह देखा, आप इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहते हैं और आपकी काफी सारी पोस्ट्स ऐसी हैं, और मैंने जैसे कि उसमें देखा कि आप जो है जो मतलब जनता से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनके संग जुड़ रहे हैं, और साथ में आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो कैसे आप मैनेज कर ले जा रहे हैं? एक पब्लिक फिगर भी मेंटेन कर रहे हैं और एक इन्फ्लुएंसर फिगर भी आप वहां पे मेंटेन कर रहे हैं अपना। देखिए, ऐसा कोई विशेष नहीं है पब्लिक फिगर, और उसमें आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं जी। एक 2019 में जब कोविड आया, तो कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें लोग पलायन कर रहे थे। मेरे एक मित्र थे, मैं उनके साथ लखनऊ गया, और लखनऊ से मैं कमता से वापस आ रहा था। रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मुझे मिला जो सड़क के किनारे बेसुध पड़ा हुआ था। उससे जब जानकारी प्राप्त हुई तो उसने कहा, भैया मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूं। उसको हम लोगों ने गाड़ी से बिस्किट और पानी जो भी था उसको दिया। उसके बाद वहां से आने के बाद मेरा एक प्रतिष्ठान है छोटा सा, वहां पर हम लोग बैठे और ऐसे प्लान बनने लगा कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, ये कोविड के टाइम पर लोग घर से नहीं निकल रहे, इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तब उनके लिए हम लोगों ने खाने पीने का बंदोबस्त किया, और उसको मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। वो फेसबुक पर भी पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया, ट्विटर भी, मतलब सारे सोशल मीडिया हैंडल पर मैंने पोस्ट किया। उसमें कई लोगों ने मुझे बोला कि आप जो ये पोस्ट कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन मुझे वो लगा वो सही है। वो इसलिए कि मैंने जब पोस्ट किया उस पोस्ट को, तब सिर्फ गोसाईगंज क्षेत्र में 1 या 2 लोग साथ में निकल के आए, लेकिन मेरी वो पोस्ट देखकर इस गोसाईगंज क्षेत्र में कई लोग रोड पर निकले, गरीबों असहाय लोगों की मदद की, और मैंने स्वयं 56 दिन तक अपने वर्कशॉप पर भंडारे का आयोजन किया और लोगों में खाना वितरित किया है। तो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालना या आप कुछ कर रहे हो, तो उससे अगर आप गलत हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, आपको सुझाव भी मिलेंगे। अगर आप सही कर रहे हैं तो उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए, यही मेरे लोगों से अपील भी रहेगी। पहली बात तो सर, कोविड तो एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, और आपके इस जवाब ने हमारे सोशल मीडिया को बचाया भी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ब्लेम्स लग रहे हैं, और सोशल मीडिया का नाम इस कदर खराब हो चुका है कि आपने उसका सही उपयोग करके, सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद की, और लोगों को यह बताया कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपके सोशल मीडिया में लक्ष्य 2026, ये मैंने काफी देखा। तो क्या है ये लक्ष्य 2026? क्या ये एक चुनावी नारा है, कुछ ऐसा स्टंट है, या फिर कोई एक डेवलपमेंट प्लान है आपका? देखिए, जैसा कि मैंने अभी अपनी बातों में आपको बताया है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, बाकी जनता की सेवा
और हमें अपने भाइयों की सेवा और उनके साथ रहने का सदैव से अभ्यास रहा और मैं सदैव उनके साथ रहा हूं। अब उनके किसी फंसे हुए काम को या वो कहीं फंसे मुसीबत में फंसे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको निकालने के लिए मुझे राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। बाकी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्य मेरा जो है कोई चुनावी नारा नहीं है। ये सर अच्छा, अब जैसे आप इतना समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में इतना भ्रमण भी करते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे और आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो इस पंचायत क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव जो आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे इस चीज की तो बहुत अति आवश्यक जरूरत है? कई सारे गांव हैं, जैसे ये लखनऊ जिला पंचायत 23 नंबर वार्ड से मैं तैयारी कर रहा हूं। इस क्षेत्र में लगभग 30 से 34 ग्राम पंचायत हैं और छोटे बड़े मजरे मिलाकर 53 से 54 हैं। जो एक दो छोटे मजरे हैं, जैसे सदरापुर ले लीजिए आप। सदरापुर जब जाने लगे तो एक नहर की पुलिया है, टूटी पड़ी हुई है। वो आज से नहीं, पिछले 7 से 8 साल से मैं देख रहा हूँ टूटी पड़ी। सिर्फ और सिर्फ एक बाइक निकल सकती है वहां से, या कार भी अगर निकलनी है तो वहां लोगों ने अपना लोकल प्रबंध कर रखा है, किसी ने लोहे के पटरे डाल रखे हैं, किसी कोई निकल रहा है, अभी तक वो सुचारू रूप से बन नहीं पाई। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत सारे गांव भी हैं, जैसे अस्ती है और आप पहासा ले सकते हैं। कई सारे गांव हैं जहां पर कहीं पर नाली की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं पर पुलिया टूटी है, कहीं पर आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। तो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सब में अपना योगदान दे सकूं और इनको बनवा सकूं। मतलब आप जो है चुनाव से पहले लोगों से घुल मिलकर, गांव से घुल मिलकर, उनकी समस्याओं को देखकर फिर चुनाव में उतरने की तैयारी पे है कि यार अब मैंने ये समस्याएं देख ली, अब मैं इनका निवारण ऐसे करना चाहता हूं। बिल्कुल, बात आपकी सही है। और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों के साथ रहा हूं और लोगों को जान पहचान रहा हूं क्षेत्र में। तो उनकी समस्याएं हमारी समस्या है। नहीं, लोगों को चाहिए भी ऐसा बंदा जो उनका दुख को अपना दुख समझे, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई सुझाव जो आप बचपन के अभिषेक को देना चाहेंगे कि हाँ ये गलती ऐसे ऐसे तुमने की है, अब आगे चल मतलब नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बचपन में ऐसा कुछ ऐसा गलती की या कुछ आपके संग ऐसी हादसा हो गए जहां पे आपको वो कदम नहीं उठाना चाहिए था, वहां पे आप शालीनता से या वैसे काम कर सकते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कभी आज तक उन्होंने 1% मुझे रोका टोका नहीं। अगर मैं पढ़ना चाहा तो उन्होंने पढ़ने के लिए पैसे दिए। अगर पढ़ने का मन नहीं है, राजनीति करने का मन हुआ मेरा, तो उसमें भी उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की। चाहे जिस क्षेत्र में मैं रहा हूं उस क्षेत्र में मेरे घर वालों ने पूरी तरह से मेरा साथ दिया है। और मैं ये वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर आपके बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाइए। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मानवता बची होनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ रहें और पढ़ाई लिखाई करके या पर्यावरण से या कैसे भी है, मतलब समाज को सुरक्षित रखना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपने तो बहुत ही गंभीर बात बोल दी यहाँ पे। अच्छा, एक सुझाव हम आपसे हमारे देश के युवाओं के लिए मांगना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देश के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में ऐसे आगे बढ़िए, इन सब चीजों को छोड़िए, यहाँ ऐसे कार्य करिए, क्योंकि देश का युवा ही देश की पीढ़ी मतलब आगे बढ़ाएगा, देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। वो देश का युवा ही बताता है कि उस देश का आगे क्या हाल होने वाला है। हम लोग तो अगल बगल के देशों से देख रहे हैं, नेपाल का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ। मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने देश में अपने युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या आप सलाह नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे छोटे भाई हैं, युवा हैं, उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य करें पूरी शिद्दत के साथ उसको करें। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें और अपने माता पिता जी का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। अगर आप राजनीति में आगे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ राजनीति करें। मंत्री, विधायक, एमएलए, कुछ जो भी बने, पूरी शिद्दत के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। या आप ठेकेदारी, पट्टेदारी जो भी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ वो काम करें। और पूरी एक कहावत है कि शिद्दत से किया गया सारा कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता।
आप निश्चित तौर पे सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए, मैं युवाओं से ये गुजारिश करूंगा कि अभिषेक जी की इस बात पे गौर करें और कार्य को अपनी पूरी शिद्दत से करें। जी खुशकी जी। चलिए, अच्छा, इतनी सारी हमारी आपकी बात हो गई है, ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपसे सुझाव ये चाहूंगा कि हमारी टीम के लिए एक सुझाव हमें ये दीजिए कि हम लोग अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो भी कार्य हैं, आप अपनी पूरे कार्य ईमानदारी से करें। किसी भी प्रकार का किसी भी इंटरव्यू जिससे ले रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। और एक बचपन में मैं जब पढ़ता था तो एक मास्टर साहब ने मुझे बताया, आर्यन मास्टर साहब हैं, उन्होंने कहा बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। इसका मतलब उन्होंने समझाया कि एक बात आप ऐसी बोलोगे जिसमें आपको हाथी इनाम में भी मिल सकते हैं, और कोई बात अगर आप वैसे बोलेंगे तो हाथी के पैर से आपका सिर भी कुचला जा सकता है। तो आप मैंने अभी पिछले अपने वक्तव्य में बताया आपको, आप अपना भी काम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे जाएंगे। चलिए अभिषेक जी, हमारी पूरी टीम आपकी इस बात को बिल्कुल नोट करके और आगे चल के अपने काम के साथ इस बात को पूरे दिमाग में रख के आगे चलेगी। अच्छा, जो आपका ये क्षेत्र है गोसाईगंज का, ठीक है, आप आगे आने वाले 5 से 10 साल में, 15 साल में इसको कैसे देखना चाह रहे हैं? अभिषेक जी के साथ, अभिषेक जी के निरीक्षण में कैसे देखना चाह रहे हैं? निरीक्षण तो कुछ नहीं होता है। निरीक्षण, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं जनता के साथ हूं और जनता के साथ रहूंगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता मेरे साथ रहे भविष्य में, और मैं उनका बेटा बनके उनके साथ काम करना चाहता हूं। बस यही। तो अभिषेक जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि एज अ पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कैसे फिगर उनको अपना सोशल मीडिया फिगर मेंटेन रखना चाहिए, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उनके लिए सलाह आप देना चाहेंगे, या सोशल मीडिया को वो और किस तरीके से अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? कि सोशल मीडिया आज के आधुनिक युग में एक वरदान है राजनीति के लिए, जो राजनीति को कहीं ना कहीं बहुत सरल करती दिखाई दे रही है। पहले के समय में प्रचार के सिर्फ कुछ ही माध्यम हुआ करते थे, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या लाउड स्पीकर। आज की तारीख में सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार बहुत आसान हो गया है। हम यहां बैठे बैठे उत्तराखंड का ऐड देख रहे हैं, हम यहां बैठे बैठे राजस्थान में कौन चुनाव जीत रहा ये देख रहे हैं, राजस्थान की हलचल क्या है, मध्य प्रदेश में क्या हलचल हो रही है, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो या सामाजिक कोई परिदृश्य हो, जैसे आप हाल ही में देखिए अरावली को लेकर जो भी मुद्दे उठ रहे थे, अगर सोशल मीडिया ना होती तो युवा जागरूक ना होते, और उन युवाओं की जागरूकता ने ही आज सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। आज मैंने एक पोस्ट देखी है अखबार की, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वापस लिया है और एक 5 सदस्यीय टीम गठित की है, और उसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि 100 मीटर से कम के जो पहाड़ हैं उन पे भी खनन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा एक पहल हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाया है। तो सोशल मीडिया का एक अहम योगदान है, और बिना सोशल मीडिया के कुछ नहीं हो सकता है राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में। सोशल मीडिया का तो एक अहम योगदान तो रहा। सोशल मीडिया ने युवाओं को जोड़ा, ठीक है, देश विदेश को जोड़ा, सोशल मीडिया में सबको जोड़ा आपस में कि भैया आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको अगल बगल होने वाली हलचल के बारे में पता चल रहा है। नहीं तो हमें ऐसे पता ही नहीं कि भाई हमारे बगल वाले देश में, विदेश में, या हमारे बगल में राज्य में क्या हो रहा है, बगल के शहर में ही क्या हो रहा है, लोगों को इतना पता नहीं रहता है। लेकिन कैसे, तो सोशल मीडिया तो हो गया एक पॉलिटिशियंस के लिए, वो एक हेल्पफुल हो गया, लेकिन साथ में काफी लोग ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया जो है एक स्टंट है, लोगों के लिए दिखावा है। तो
कैसे पॉलिटिशियन पब्लिकली इंटरेक्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ पब्लिक के संग इंटरेक्ट करना भी उनके लिए जरूरी है। कैसे उनके लिए इंटरेक्ट करें, क्या उनके संग उठा बैठे, उनकी दुख सुख को समझे, क्या है उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका इंटरेक्शन भी कितना जरूरी है। देखिए, आपकी बात सही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको राजनीति में आगे जाना है तो जमीन से जुड़कर लोगों के साथ जुड़ के भी काम करना होगा। और जो लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया स्टंट है या फलाना धमाका जो भी है, अगर उन सब चीजों पर आपको अंकुश लगाना है तो जितना आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उससे 2 गुना आपको जमीन पर एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, जनता के साथ रह के काम करना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर निश्चित तौर पर कोई लांछन नहीं लगाए कि आप सोशल मीडिया स्टंट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, जहां तक मेरा मानना है। जैसा कि हम सब जानते हैं भैया, कैसे आप जो है समाज से भी जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और दोनों को बैलेंस करके आगे चल भी रहे हैं। ठीक है, अब आप पॉलिटिक्स में इतना आगे बढ़ ही रहे हैं सर, तो क्या आपका आगे विजन है कि मैं अब जिला पंचायत के बाद आगे ऐसे बढ़ना चाहूंगा, कैसे और समाज में जुड़कर एक पद पे रहकर समाज के लोगों की सेवा करना चाहूंगा? क्या आगे पॉलिटिक्स का विजन आपके लेके चल रहे, कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप? सही है। जैसे मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं सीमित नहीं है। हर कोई चाह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, आज कोई 10 रुपये कमा रहा है या कोई साइकिल से चल रहा है तो वो सोचता है कि मेरे पास कार हो, कोई कार से चल रहा है तो वो सोचता है हेलीकॉप्टर हो, कोई उससे भी आगे सोच रहा है। तो मेरा भी ये मानना है कि आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, बनूंगा तो एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र के लिए कार्य कर सकता हूं। अगर जनता मेरे साथ रहेगी, जनता का प्यार मुझे बराबर मिलता रहेगा, तब मैं आगे पद की तैयारी करूंगा और चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करूंगा और जनता के साथ काम करूंगा, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पद के लिए हो। मैंने आपसे एक चीज कहा कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम है, मेरा असली मकसद जनता की सेवा है और मैं उसको हमेशा करता रहूंगा, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं। मतलब अभिषेक जी के लिए पद जो है कोई बैरिकेटर की तरह नहीं है। अगर उनके पास पद है तब भी वो सेवा कर रहे हैं, उनके पास पद नहीं है तब भी वो जनता के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके अभिषेक जी। हम आपके लक्ष्य 2026 के लिए प्रभु से कामना करेंगे कि वो आपके साथ रहे और आपका जो सोच है जनता के लिए उसको आप पूर्ण कर पाए। ठीक, नमस्कार।